गोरा भाग 13। दोपहर को विनय का मन फिर गोरा से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। गोरा के सामने झुक जाने में उसे संकोच नहीं हुआ, लेकिन अपना अभिमान न भी हो तो दोस्ती का भी एक अभिमान होता है, उसे भुला देना मुश्किल होता है। परेश बाबू के यहाँ जाने से गोरा के प्रति उसकी इतने दिनों की निष्ठा की कुछ हेठी हुई है, यह सोचकर वह अपराधी सा अनुभव कर रहा था। किंतु इसके लिए गोरा उसका मजाक उड़ाएगा या डांट फटकार लेगा, यहीं तक उसने सोचा था। गोरा उसे ऐसे बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। घर से थोड़ी दूर जाकर विनय फिर लौट आया, कहीं दोस्ती का फिर अपमान न हो, इस डर से वह गोरा के घर नहीं जा सका। दोपहर को भोजन करके वह गोरा को चिट्ठी लिखने के विचार से कागज कलम लेकर बैठा, बिना कारण यह निश्चय करके कि कलम भोंडी है। वह चाकू लेकर बड़े यत्न से धीरे धीरे उसे गढ़ने लगा। इसी समय नीचे से पुकार सुनाई दी, विनय। विनय कलम रखकर तेजी से नीचे दौड़ा और बोला, आइए महिम दादा, ऊपर आइए। महिम ऊपर के कमरे में आकर विनय की खाट पर जम कर बैठ गए और कमरे की सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह देखकर बोले, देखो विनय, मैं तुम्हारा घर पहचानता न हूँ ऐसी बात नहीं, बीच बीच में खबर लेता रहता हूँ और उधर ध्यान भी रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारे यहाँ तंबाकू मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए जब तक जरूरी ना हो। विनय को हड़बड़ा कर उठते देख महिम ने कहा, तुम सोच रहे हो अभी बाजार से नया हुक्का खरीद कर मुझे तंबाकू पिलाओगे, ऐसी हरकत ना करना। तंबाकू ना पिलाने को तो क्षमा कर सकूंगा, लेकिन नए हुक्के पर अनाड़ी हाथ की तैयार की हुई चिलम तो बर्दाश्त नहीं होगी। इतना कहकर महिम ने बिस्तर से पंखा उठाकर स्वयं ही की हवा करनी शुरू की और बोले, आज रविवार का दिन, नींद मिट्टी करके जो तुम्हारे पास आया हूँ उसका कारण है, तुम्हें मेरा एक उपकार करना ही होगा। विनय ने पूछा, क्या उपकार? महिम बोले, पहले वादा करो तब बताऊंगा। विनय, मेरे बस की बात हो तभी तो। महिम, केवल तुम्हारे बस की ही बात है और कुछ नहीं, तुम्हारे एक बार हाँ कहने से ही हो जाएगा। विनय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो जानते हैं मैं घर का ही आदमी हूँ, कर सकने पर आपका काम नहीं करूँगा यह कैसे हो सकता है? महिम ने जेब से एक दौना पान निकालकर 2 पान विनय की ओर बढ़ाए और बाकी अपने मुंह में रख लिए। चबाते चबाते बोले, अपनी शशिमुखी को तो तुम जानते ही हो, देखने सुनने में ऐसी बुरी नहीं है, यानी अपने बाप पर नहीं गई, उम्र यही 10 के आसपास होगी। अब उसे किसी पात्र को सौंपने का समय हो गया है, किस अभागे के हाथ पड़ेगी यह सोच सोच कर मुझे तो रात भर नींद नहीं आती। विनय बोला, घबराते क्यों हैं, अभी तो समय है। महिम, तुम्हारी कोई लड़की होती तो समझते कि क्यों घबराता हूँ। उम्र तो दिन बीतने से अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन पात्र तो अपने आप नहीं आता, इसलिए ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं मन उतना ही बेचैन हो जाता है। अब तुम कुछ आसरा दे दो तो खैर 2-4 दिन सब्र भी किया जा सकता है। विनय, मेरी तो ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं है, बल्कि एक तरह से कह सकता हूँ कि कलकत्ता में आप लोगों का घर छोड़कर और किसी का घर नहीं जानता, फिर भी खोज करके देखूंगा। महिम, शशिमुखी का स्वभाव तो जानते ही हो। विनय, जानता क्यों नहीं, वह छोटी सी थी तभी से देखता आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी लड़की है। महिम, तब फिर ज़्यादा दूर खोजने की क्या ज़रूरत है भैया, लड़की को तुम्हारे ही हाथ सौंपूंगा। विनय ने घबरा कर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? महिम, क्यों, क्या बुरा कह रहा हूँ? तुम्हारा कुल हम लोगों से जरूर कहीं ऊंचा है, लेकिन इतना पढ़ा लिख कर भी तुम लोग अगर कुल मानोगे तो कैसे चलेगा? विनय, नहीं नहीं, कुल की बात नहीं है, लेकिन उम्र तो। महिम, क्या बात है, शशि की उम्र क्या कम है? हिंदू घर की लड़की तो मेम साहब नहीं होती, समाज को यूं उड़ा देने से तो नहीं चलेगा। महिम सहज छोड़ने वाले आसामी नहीं थे, विनय को उन्होंने परेशान कर दिया। अंत में विनय ने कहा, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। महिम, तो मैं कौन आज ही शादी पक्की किए दे रहा हूँ? विनय, फिर भी घर के लोगों से तो। महिम, हाँ वह तो है, उनकी राय तो लेनी ही होगी, तुम्हारे काका महाशय जब मौजूद हैं तो उनकी राय के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हुए उन्होंने जेब से पान का दूसरा दौना निकाला और सारे पान मुंह में रख लिए।
फिर यह समझकर कि बातचीत पक्की हो गई है वह चले गए। कुछ दिन पहले आनंदमयी ने एक बार शशिमुखी के साथ विनय के विवाह की चर्चा बातों ही बातों में उठाई थी, लेकिन विनय ने मानो वह सुनी ही नहीं। आज भी यह प्रस्ताव उसे कुछ ठीक लगा हो ऐसा नहीं था, लेकिन बात मानो उसके मन तक पहुंच गई। उसके मन में विचार उठा, यह विवाह हो जाने से गोरा उसे आत्मीय के नाते कभी दूर नहीं कर सकेगा। विवाह के मामले को हृदय की वृत्तियों के साथ जोड़ने के लिए वह अंग्रेजीपन कहकर इतने दिनों से उसका मजाक उड़ाता आया है। इसलिए शशिमुखी से विवाह करने की बात उसे असंभव नहीं जान पड़ी। महिम के इस प्रस्ताव को लेकर गोरा के साथ सलाह करने का एक मौका निकल आया। उससे भी विनय को खुशी ही हुई। विनय ने चाहा गोरा इस बात को लेकर उससे थोड़ा आग्रह करे। महिम के आगे आसानी से हामी ना भरने पर महिम जरूर ही गोरा से उस पर जोर डलवाएगा। इस बारे में विनय को कोई संदेह नहीं था। ये सब बातें सोचकर विनय के मन का दुख दूर हो गया। वह उसी समय गोरा के घर जाने के लिए तैयार होकर कंधे पर चादर डालकर बाहर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर पीछे से उसने सुना, विनय बाबू, और मुड़कर उसने देखा सतीश उसे पुकार रहा है। सतीश के साथ विनय फिर घर लौट आया। सतीश ने जेब से रुमाल की एक पोटली निकालते हुए पूछा, इसमें क्या है बताइए तो। खोपड़ी विनय ने खोपड़ी से लेकर कुत्ते के पिल्ले तक कई असंभव अटकलें लगाकर सतीश को हंसने का मौका दिया। फिर सतीश ने रुमाल खोलकर 5-6 काले काले फल दिखाकर पूछा, अच्छा अब बताइए क्या है। विनय ने जो जबान पर आया कह दिया। अंत में उसके हार मानने पर सतीश ने बताया, रंगून में उसके एक मामा रहते हैं, उन्होंने वहाँ का यह फल माँ के लिए भेजा था। उसी में से माँ ने 5-6 फल विनय बाबू को उपहार में भेजे हैं। बर्मा का मैंगोस्टीन फल उस समय कलकत्ता में नहीं मिलता था। तभी विनय ने फलों को हिला डुला और उलट पुलट कर पूछा, सतीश बाबू यह फल खाया कैसे जाएगा। विनय के इस अज्ञान पर हंसते हुए सतीश ने कहा, देखिए दांत से ना काटिएगा, छुरी से काट कर खाना होता है। सतीश स्वयं ही थोड़ी देर पहले फल को दांतों से काटने की कोशिश करके घर के लोगों की हंसी का कारण बन चुका था। इसलिए विनय के अज्ञान पर जानकार जैसी हंसी हंसने से उसके मन का दुख दूर हो गया। असमान उम्र के दोनों दोस्तों में थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर सतीश ने कहा, विनय बाबू, माँ ने कहा है आपके पास समय हो तो आज एक बार हम लोगों के यहाँ आ जाएं। आज लीला का जन्मदिन है। विनय ने कहा, आज तो भाई नहीं हो सकेगा, आज मुझे एक जगह और जाना है। सतीश, कहाँ जाना है। विनय, अपने दोस्त के घर। सतीश, आपके वही दोस्त। विनय, हाँ, दोस्त के घर जा सकते हैं पर हमारे घर नहीं जाएंगे। इसका कारण सतीश नहीं समझ सका, इसलिए और भी नहीं क्योंकि विनय के यह दोस्त सतीश को अच्छे नहीं लगे। वह तो मानो स्कूल के हेडमास्टर से भी अधिक रूखे आदमी हैं। उन्हें आर्गन सुनाकर कोई तारीफ पा सकेगा ऐसे व्यक्ति भी वह नहीं है। ऐसे आदमी के पास जाने का भी कोई कारण हो सकता है। यह बात ही सतीश को अच्छी नहीं लगी। वह बोला, नहीं विनय बाबू, आप हमारे घर चलिए। बुलाए जाने पर भी वह परेश बाबू के घर न जाकर गोरा के पास ही जाएगा। विनय ने मन ही मन यह पक्का निश्चय कर लिया था। आहत मित्रता के अभिमान की वो उपेक्षा नहीं करेगा। गोरा की दोस्ती के गौरव को वह सबसे ऊपर रखेगा, यही उसने तय किया था। किंतु हार मानते हुए उसे अधिक देर नहीं लगी। दुविधा में पड़े पड़े मन ही मन आपत्ति करते करते भी अंत में वह लड़के का हाथ पकड़कर 78 नंबर मकान की ओर चल पड़ा। किसी को बर्मा से आए हुए दुर्लभ फलों का हिस्सा भेजने का ध्यान रहे, इसमें जो आत्मीयता झलकती है उसका मान न रखना विनय के लिए मुश्किल था। परेश बाबू के घर के पास आकर विनय ने देखा पानू बाबू और दूसरे कुछ अपरिचित लोग परेश बाबू के घर से निकल रहे हैं। ये लीला के जन्मदिन पर दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रित थे। पानू बाबू आगे बढ़ गए मानो विनय को देखा ही ना हो। घर में प्रवेश करते ही विनय ने खुली हंसी की ध्वनि और दौड़ भाग के शब्द सुने। सुधीर ने लावण्य की चाबी चुरा ली थी। इतना ही नहीं, वह उस सारी बिरादरी में इस बात का भंडाफोड़ करने की भी धमकी दे रहा था कि लावण्य ने दराज में एक कापी छिपा रखी है जिसमें उसका मजाक बनाने के लिए ढेरों सामग्री है। जिस समय विनय आया उस समय इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की लड़ाई चल रही थी। उसे देखते ही लावण्य का दल फौरन गायब हो गया। उनके हंसी मजाक में भाग लेने के लिए सतीश भी उनके पीछे दौड़ा। कुछ देर बाद सुचरिता ने कमरे में आकर कहा, माँ ने आपको थोड़ी देर बैठने के लिए कहा है।
वह अभी आ रही हैं। बाबा अनाथ बाबू के घर गए हैं, उन्हें भी लौटने में देर नहीं होगी। विनय का संकोच दूर करने के लिए सुचरिता ने गोरा की बात उठाई। हंसकर बोली, जान पड़ता है वह यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। विनय ने पूछा, क्यों? सुचरिता ने कहा, हम लोग पुरुषों के सामने आती हैं, यह देखकर उन्हें जरूर अचंभा हुआ होगा। घर के काम काज को छोड़कर और कहीं लड़कियों को देखना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसका उत्तर देने में विनय मुश्किल में पड़ गया। बात का विरोध कर सकता तो उसे खुशी होती, किंतु वह झूठ कैसे बोले। बोला, गोरा की राय में लड़कियां घर के काम में पूरा मन न लगा पाएं तो उनके कर्तव्य की एकाग्रता नष्ट होती है। सुचरिता ने कहा, तब तो स्त्री पुरुषों का घर और बाहर का पूरा हिस्सा बांट लेना ही अच्छा होता। पुरुषों को घर में घुसने देने से भी तो शायद उनका बाहर का कर्तव्य ठीक तरह संपन्न नहीं होता। आपकी राय भी क्या अपने बंधु की राय से मिलती है? अभी तक तो नारी नीति के संबंध में गोरा की राय ही विनय की राय रही है। उसी को लेकर वह अखबारों में लिखता भी रहा है, किंतु इस समय उसके मुंह से यह बात नहीं निकल सकी कि उसका मत भी वही है। उसने कहा, देखिए, असल में इन सब मामलों में हम सब आदतों के दास हैं, इसीलिए लड़कियों को बाहर आते देखकर मन में खटका होता है। उसके बुरा लगने का कारण यह है कि वह अन्याय है या अनुचित है, ऐसा तो हम जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं। असल बात संस्कार की होती है, दलील तो केवल माध्यम हो जाती है। सुचरिता ने कहा, जान पड़ता है आपके दोस्त के संस्कार बड़े दृढ़ हैं। विनय, बाहर से देखने पर तो ऐसा ही जान पड़ता है, किंतु एक बात आप याद रखिए, वह जो हमारे देश के संस्कारों से चिपटे रहते हैं उसका कारण यह नहीं है कि वह उन संस्कारों को अच्छा समझते हैं। हम लोग देश के प्रति अंधी अश्रद्धा के कारण देश की सभी प्रथाओं की अवज्ञा करने लगे हैं। इसी अनर्थ को रोकने के लिए वह खड़े हुए हैं। वह कहते हैं, हमें पहले श्रद्धा और नीति के द्वारा देश को समग्र रूप से अपनाना होगा। उसके बाद स्वाभाविक स्वास्थ्य के नियम अपने आप भीतर से ही सुधार का काम होने लगेगा। सुचरिता ने कहा, अपने आप होना होता तो इतने दिन क्यों नहीं हुआ? विनय, नहीं हुआ, उसका कारण है कि अब तक हम देश के नाम पर पूरे देश को, जाति के नाम पर पूरी जाति को एक मानकर नहीं देख सके। फिर अगर हमने अपनी जाति पर अश्रद्धा नहीं की तो श्रद्धा भी नहीं की, यानी उसे ठीक से देखा ही नहीं, इसलिए उसकी शक्ति भी नहीं जागी। एक समय रोगी की ओर देखे बिना उसे बिना दवा दारू और बिना पथ्य के एक ओर हटा दिया गया था। अब उसे दवा खाने में लाया जरूर गया है, किंतु डॉक्टर की उस पर इतनी अश्रद्धा है कि सेवा शुश्रूषा मांगने वाले लंबे इलाज की बात सोचने का भी धीरज उसमें नहीं है। यही सोचता है कि एक एक करके रोगी के अंग काट फेंके जाएं। ऐसी अवस्था में मेरा दोस्त डॉक्टर कहता है, अपने इस परम आत्मीय को इलाज के नाम पर काट कूट कर फेंक दिया जाए, यह मैं नहीं सह सकता। मैं अब इसके अंग काटने बिल्कुल बंद करके पहले अनुकूल पथ्य देकर इसके भीतर की जीवनी शक्ति को जगाऊंगा। उसके बाद काटने की ज़रूरत होगी और रोगी उसे सह सकेगा तो काटूंगा, और शायद बिना काटे भी वह अच्छा हो जाए। गोरा कहते हैं, हमारे देश की वर्तमान अवस्था में गंभीर श्रद्धा ही सबसे बड़ा परहेज है। इस श्रद्धा के अभाव से ही हम देश को पूरी तरह भाव से जान नहीं पाते, और जान न पाने के कारण उसके लिए जो भी व्यवस्था करते हैं वह कुव्यवस्था हो जाती है। देश से प्रेम न हो तो उसे अच्छी तरह जानने का धैर्य नहीं होता, और उसे जाने बिना उसका भला चाहने पर भी भला नहीं होता है। बराबर थोड़ा थोड़ा छेड़ती रहकर सुचरिता ने गोरा की चर्चा को बंद नहीं होने दिया। गोरा की ओर से विनय भी जो कुछ कहता था सुलझा कर कहता रहा। ऐसी अच्छी दलीलें, ऐसे अच्छे उदाहरण देकर और इतनी सुलझा कर मानो उससे पहले बात कभी नहीं रखी। गोरा भी स्वयं अपनी राय को इतनी सफाई से प्रकट कर सकता, इसमें संदेह है। बुद्धि की और विवेचन की इस अपूर्व उत्तेजना पर उसे मन ही मन आनंद अनुभव होने लगा, और उस आनंद से उसका चेहरा दीप्त हो उठा। विनय ने कहा, देखिए, शास्त्रों में कहा है, आत्मानं विधि, अपने को जानो, नहीं तो मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे बंधु गोरा में भारतवर्ष का यही आत्मबोध सामने आया है। मैं उन्हें साधारण आदमी मान ही नहीं सकता।
हम सबका मन जब अभी ओछे आकर्षण नएपन के प्रलोभन में पड़कर बाहर की ओर बिखर गया, तब वही एक अकेला व्यक्ति इस सारे पागलपन के बीच अटल खड़ा खड़ा सिंह गर्जन के साथ वही मंत्र देता रहा, आत्मानम विधि। यह बातचीत और भी काफ़ी देर तक चल सकती थी। सुचरिता भी बड़ी लगन से सुन रही थी, किंतु अचानक साथ के किसी कमरे में सतीश ने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना शुरू किया। बोलो न कातर स्वारे न करी विचार, जीवन स्वप्न सम मायार संसार। बेचारा सतीश के घर के अतिथि अभ्यागतों के सामने अपनी विद्या जताने का कोई मौका ही नहीं पाता। लीला तक अंग्रेजी कविता दोहराकर सभी का मनोरंजन कर सकती है, लेकिन सतीश को वरदा सुंदरी कभी नहीं बुलाती। पर लीला के साथ हर मामले में सतीश की होड़ रहती है। किसी तरह भी लीला को नीचा दिखाना सतीश के जीवन का मुख्य सुख है। विनय के सामने लीला की परीक्षा हो गई। उस समय न बुलाए जाने के कारण सतीश उसे हराने की कोई कोशिश नहीं कर सका। कोशिश करता भी तो वरदा सुंदरी उसे उसी समय रोक देती। तभी वह आज पास के कमरे में मानो अपने आप ऊंचे स्वर से काव्य पाठ करने लगा था। सुनकर सुचरिता हंसी न रोक सकी। उसी समय लीला अपनी चोटी झुलाती हुई कमरे में आकर सुचरिता के गले से लिपटकर उसके कान में कुछ कहने लगी। पीछे पीछे सतीश ने भी दौड़ते हुए आकर कहा, अच्छा लीला, बताओ तो मनोयोग का मतलब क्या है। लीला ने कहा, नहीं बताती। सतीश, हे नहीं बताती, यही कहो ना कि जानती नहीं। विनय ने सतीश को अपनी ओर खींचते हुए पूछा, तुम बताओ तो मनोयोग के क्या माने हैं। सतीश ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मनोयोग मानो मनोनिवेश। सुचरिता ने जिज्ञासा की, मनोनिवेश से तुम क्या समझते हो। अपनों के सिवा भला कौन किसी को ऐसी मुसीबत में डाल सकता है। पर सतीश ने मानो सवाल सुना ही ना हो, ऐसे उछलता उछलता कमरे से बाहर चला गया। विनय परेश बाबू के घर से जल्दी ही छुट्टी लेकर गोरा के पास जाने का निश्चय करके आया था। गोरा की बात करते करते उसके पास जाने का उत्साह भी उसके मन में बढ़ गया। इसीलिए वह घड़ी में 4 बजते ही जल्दी से कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। सुचरिता बोली, आप अभी जाएंगे? माँ तो आपके लिए जलपान तैयार कर रही हैं, जरा देर और नहीं बैठ सकेंगे। विनय के लिए प्रश्न नहीं, आदेश था। वह फिर बैठ गया। लावण्य रंगीन रेशमी कपड़ों से सज धर कर आई और बोली, दीदी नाश्ता तैयार हो गया है, माँ ने छत पर आने के लिए कहा है। छत पर जाकर विनय को नाश्ते में जुट जाना पड़ा। वरदा सुंदरी अपनी सब संतानों का जीवन वृत्तांत सुनाने लगी। ललिता सुचरिता को भीतर खींच कर ले गई। लावण्य एक कुर्सी पर बैठकर कंधे झुकाकर लोहे की सिलाइयों पर बुनाई करने में लग गई। उसे कभी किसी ने कहा था, बुनाई के समय उसकी उंगलियों का खेल बहुत सुंदर लगता है। तभी से लोगों के सामने बिना मतलब बुनाई करने की उसकी आदत हो गई है। परेश बाबू आ गए। सांझ हो चली थी। आज रविवार था, उपासना मंदिर जाने की बात थी। वरदा सुंदरी ने विनय से कहा, आपत्ति ना हो तो हम लोगों के साथ समाज में चलें। ऐसे में आपत्ति करना कैसे संभव है। 2 गाड़ियों में बैठकर सब लोग उपासना भवन गए। लौटते समय जब सब गाड़ी पर सवार हो रहे थे, तब सुचरिता ने सहसा चौंक कर कहा, वह गौरमोहन बाबू जा रहे हैं। गोरा ने इस दल को देख लिया है, इसमें किसी को संदेह नहीं था, किंतु वह ऐसे भाव से तेजी से बढ़ गया मानो उसने देखा ही ना हो। गोरा की इस अशिष्टता के कारण विनय ने परेश बाबू के सम्मुख लज्जित होकर सिर झुका लिया, किंतु मन ही मन वह स्पष्ट समझ गया कि विनय को इस दल में देखकर ही गोरा यूं विमुख होकर इतनी तेजी से चला गया। अब तक उसके मन में एक आनंद का जो दिया जल रहा था, वह सहसा बुझ गया। विनय के मन का भाव और उसका कारण सुचरिता फौरन समझ गई, और विनय जैसे बंधु की इस ज्यादती और ब्राह्मों के प्रति उसकी इस अनुचित अवज्ञा से उसे फिर क्रोध आ गया। किसी तरह भी गोरा का पराभव हो, यह उसका मन चाह उठा। भाग 14। गोरा दोपहर के लिए खाने बैठा तो आनंदमयी ने धीरे धीरे बात उठाई। आज सवेरे विनय आया था, तुमसे नहीं मिला? गोरा ने थाली से आंख उठाए बिना ही कहा, हाँ मिला था। आनंदमयी बहुत देर तक चुपचाप बैठी रहीं। उसके बाद बोली, उसे ठहरने के लिए कहा था, किंतु वह अनमना सा होकर चला गया। गोरा ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। आनंदमयी ने कहा, उसके मन में न जाने क्या तकलीफ है गोरा, मैंने कभी उसे ऐसा नहीं देखा, मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
गोरा चुपचाप खाता रहा। आनंदमयी अत्यंत स्नेह के कारण मन ही मन गोरा से थोड़ा डरती थी। वह अगर अपने मन की बात अपने आप उनसे न कहता तो वह उसे मजबूर नहीं करती थी, और कोई दिन होता तो इतने ही पर चुप हो जाती। किंतु आज उनके मन में विनय के लिए बड़ा दर्द था। इसीलिए उन्होंने फिर कहा, देखो गोरा, एक बात कहूँ, नाराज मत होना। भगवान ने अनेक लोग बनाए हैं, लेकिन सबके लिए केवल एक ही रास्ता नहीं बनाया। विनय तुम्हें प्राणों से बढ़कर स्नेह करता है, इसीलिए तुम्हारी ओर से सब कुछ सह लेता है, लेकिन उसे तुम्हारे ही रास्ते पर चलना होगा। ऐसी जबरदस्ती करने से वह रास्ता अच्छा नहीं होगा। गोरा ने कहा, माँ, और थोड़ा दूध ला देना। बात यहीं खत्म हो गई। भोजन के बाद आनंदमयी चुपचाप तख्तपोश पर बैठकर सिलाई करने लगी। लक्ष्मियाँ घर के किसी नौकर के किसी दुर्व्यवहार की शिकायत में आनंदमयी की दिलचस्पी जगाने की बेकार कोशिश करके फर्श पर लेटकर सो गई। गोरा ने चिट्ठी पत्री में बहुत सा समय बिता दिया। गोरा विनय पर नाराज है। विनय आज सवेरे यह स्पष्ट देख गया है। फिर भी वह इस नाराजगी को मिटाने के लिए गोरा के पास ना जाए, यह हो ही नहीं सकता। यही मानकर अपने सब कामों के बीच भी वह विनय के पैरों की आहट के लिए कान लगाए था। पर बड़ी देर हो गई, विनय नहीं आया। लिखना छोड़कर गोरा उठने की सोच रहा था कि इसी समय महीम कमरे में आ गए। आते ही कुर्सी पर बैठकर बोले, शशिमुखी के ब्याह के बारे में क्या सोचा गोरा? गोरा ने इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, इसलिए अपराधी सा चुप हो रहा। बाजार में दूल्हे का भाव कितना बढ़ा हुआ है, इधर घर में रुपये पैसे ही हालत कितनी तंग है। यह सब बताकर महीम ने गोरा को कुछ उपाय सोचने के लिए कहा। गोरा जब सोच कर भी कोई जवाब न पा सका, तब उन्होंने मानो इस संकट से उसका उद्धार करने के लिए विनय की बात उठाई। इतना घुमा फिरा कर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, किंतु महीम मुझसे जो चाहे कहें। मन ही मन गोरा से डरते थे। इस प्रसंग में विनय की बात भी उठ सकती है, यह गोरा ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बल्कि गोरा और विनय ने तय कर रखा था कि वे विवाह न करके अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। इसलिए गोरा ने कहा, विनय ब्याह करेगा क्यों? महीम बोले, यही बात तुम लोगों का हिंदूपन है। 1000 चुटिया रखो और तिलक लगाओ, साहेबी सिर पर चढ़कर बोलेगी। शास्त्रों के अनुसार विवाह भी ब्राह्मण के लड़के का एक संस्कार है, यह जानते हो? महीम आजकल के लड़कों की भांति आचार भी नहीं तोड़ते और शास्त्र की दुहाई भी नहीं देते। होटल में खाना खाकर बहादुरी दिखाने को भी वे ज्यादती समझते हैं, और गोरा की तरह हमेशा बातों में उलझते रहने को भी वह स्वस्थ आदमी का लक्षण नहीं मानते। किंतु यस्मिन देशेश यदाचारः, गोरा के सामने उन्हें शास्त्र की दुहाई देनी ही पड़ी। यह प्रस्ताव अगर 2 दिन पहले आया होता तो शायद गोरा उसे अनसुना कर देता, किंतु आज उसे ऐसा लगा कि बात एकदम उपेक्षा के योग्य भी नहीं है। कम से कम इस प्रस्ताव को लेकर वह फौरन विनय के घर जाने का एक कारण तो मिल ही सकता है। अंत में उसने कहा, अच्छा, विनय का क्या इरादा है, जरा समझ लूं। महीम बोले, उसमें समझने को क्या है? तुम्हारी बात को वह किसी तरह नहीं टाल सकता। वह मान जाएगा, तुम्हारा कहना ही काफ़ी है। उसी शाम गोरा विनय के घर जा पहुंचा। आंधी के समान उसके कमरे में प्रवेश करके उसने देखा वहाँ कोई नहीं है। बैरा को बुलाकर पूछने पर मालूम हुआ कि बाबू 78 नंबर मकान में गए हैं। सुनकर गोरा का मन फिर बेचैन उठा। आज सारा दिन जिसके लिए गोरा का मन अशांत रहा, उस विनय को आजकल गोरा का ध्यान करने की भी फुर्सत नहीं है। गोरा चाहे नाराज हो चाहे दुखी हो, विनय की शांति और चैन में उससे कोई रुकावट नहीं पड़ती। परेश बाबू के परिवार के विरुद्ध, ब्राह्मण समाज के विरुद्ध गोरा का मन बिल्कुल कड़वा हो उठा। मन में एक तीखा विरोध लेकर वह परेश बाबू के घर की ओर लपका। उसका मन हुआ वहाँ ऐसी कुछ बात खड़ी कर दे जिसे सुनकर उस ब्राह्मण परिवार के लोग जल उठें और विनय भी तिलमिलाकर रह जाए। परेश बाबू के घर पहुंचकर गोरा ने सुना घर पर कोई नहीं है, सभी उपासना मंदिर गए हैं। क्षण भर के लिए उसने सोचा, विनय शायद न गया हो, शायद वह गोरा के घर की ओर गया हो। वह और न रुक सका। अपनी स्वाभाविक आंधी सी चाल से वह मंदिर की ओर ही चला। द्वार के पास पहुंचकर ही देखा बरदा सुंदरी के पीछे विनय उनकी गाड़ी पर सवार हो रहा है।
खुली सड़क के बीच बेशरम होकर पराए घर की लड़कियों के साथ एक गाड़ी में बैठ रहा है, मूर्ख। नाग पास में इतनी जल्दी, इतनी आसानी से फंस गया। तब दोस्ती के लिहाज का कोई प्रश्न ही नहीं है। गोरा आंधी की तरह आगे बढ़ गया और गाड़ी के अंधकार में बैठा हुआ विनय चुपचाप रास्ते की ओर ताकता रह गया। वरदा सुंदरी ने समझा आचार्य का उपदेश विनय के मन पर असर कर रहा है, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की। रात को गोरा लौटकर अंधेरी छत पर चक्कर काटने लगा। उसे अपने ऊपर क्रोध आया। उसने रविवार क्यों ऐसे बेकार बीत जाने दिया। एक व्यक्ति के स्नेह के लिए दुनिया के अन्य सब काम बिगाड़ने के लिए गोरा दुनिया में नहीं आया। विनय जिस रास्ते पर जा रहा है उससे उसे खींचते रहने की कोशिश करना केवल समय नष्ट करना है और अपने मन को तकलीफ देना है। इसलिए जीवन यात्रा के पथ पर विनय से यहीं अलग हो जाना होगा। जीवन में गोरा का एक ही बंधु है। उसी को छोड़कर गोरा अपने धर्म के प्रति अपनी सच्चाई प्रमाणित करेगा। गोरा ने जोर से हाथ झटककर मानो विनय के संसर्ग को अपने चारों ओर से दूर हटा दिया। तभी महीम छत पर पहुंचकर हाँफते हुए बोले, इंसान को अगर पंख नहीं दिए तो 3 मंजिले मकान क्यों बनाए। जमीन पर चलने वाला मनुष्य आसमान में रहने की कोशिश करे तो आकाशचारी देवता कैसे सहेंगे। विनय के पास गए थे। गोरा ने इसका सीधा जवाब न देते हुए कहा, विनय के साथ शशिमुखी का ब्याह नहीं हो सकेगा। महीम, क्यों? विनय की मर्जी नहीं है क्या? गोरा, मेरी मर्जी नहीं है। महीम ने हाथ चमकाकर कहा, वाह, यह एक नई बात शुरू हुई। तुम्हारी मर्जी नहीं है, वजह क्या है, जरा सुनो। गोरा, मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि विनय को हमारे समाज में बने रहना मुश्किल होगा। उसके साथ हमारे घर की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। महीम, मैंने तो बहुत हिंदूपन देखा है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा। तुम तो काशी भटपाड़ा से भी आगे बढ़ गए। तुम तो भविष्य देखकर विधान देते हो। किसी दिन मुझसे भी कहोगे, सपने में देखा तुम क्रिस्तान हो गए हो, गोबर खाकर फिर जात में आना होगा। बहुत कुछ बोलने के बाद महीम ने फिर कहा, लड़की को मूर्ख के गले तो बांध नहीं सकता, और पढ़ा लिखा लड़का होगा, समझदार होगा तो बीच बीच में शास्त्र को उलांघ कर चलेगा ही। इसके लिए उससे बहस करो, उसे गाली दो, किंतु ब्याह रोक कर मेरी लड़की को सजा क्यों दो? तुम हर बात उल्टी ही सोचते हो। नीचे उतरकर महीम ने आनंदमयी से कहा, माँ, अपने गोरा को तुम संभालो। आनंदमयी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? महीम, शशिमुखी के साथ विनय के विवाह की बात मैं एक तरह से पक्की करके आया था। गोरा को भी राजी कर लिया था। इस बीच गोरा ने अच्छी तरह समझ लिया है कि विनय में पर्याप्त हिंदूपन नहीं है। मनु पराशर की राय से उनकी राय कभी थोड़ी 19-20 हो जाती है। इसे गोरा अड़ गया है। अड़ने पर वह कैसा अड़ता है तुम जानती ही हो। कलयुग के जनक ने अगर प्रण किया होता कि जो टेढ़े गोरा को सीधा करेगा उसी को सीता देंगे, तो श्री रामचंद्र जी कंवारे ही रह जाते। यह मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ। मनु पराशर के बाद वह इस दुनिया में एक तुम ही को मानता है। अब तुम ही अगर उबारो तो लड़की का कल्याण हो सकता है। ऐसा पात्र ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। गोरा के साथ छत पर जो बातचीत हुई थी, महीम ने उसका पूरा ब्यौरा सुना दिया। विनय से गोरा का मनमुटाव और बढ़ गया है। यह समझकर आनंदमयी का मन बेचैन हो उठा। आनंदमयी ने ऊपर आकर देखा, गोरा छत पर टहलना छोड़कर कमरे में कुर्सी पर बैठा है और दूसरी कुर्सी पर पैर फैलाकर किताब पढ़ रहा है। आनंदमयी भी एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। गोरा ने कुर्सी पर से पैर हटा लिए और सीधे होकर बैठते हुए आनंदमयी के चेहरे की ओर देखने लगा। आनंदमयी ने कहा, बेटा गोरा, मेरी एक बात याद रखना, विनय से झगड़ा मत करना। मेरे लिए तुम दोनों 2 भाई हो। तुम्हारे बीच फूट पड़ जाएगी तो मुझसे नहीं सहा जाएगा। गोरा बोला, बंधु ही अगर बंधन काट देगा तो उसके पीछे पीछे दौड़ना या समय नष्ट करना मुझसे नहीं होगा। आनंदमयी ने कहा, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन विनय तुम्हारा बंधन काटना चाहता है। इस बात पर अगर तुम विश्वास करते हो तो फिर तुम्हारी दोस्ती में क्या जोर है? गोरा, माँ, मुझे सीधा चलना पसंद है। जो दोनों तरफ बनाए रखना चाहते हैं उनके साथ मेरी नहीं निभेगी। जिसका स्वभाव ही 2 नावों में पैर रखने का है, उसको मेरी नाव में से पैर हटाना ही होगा।
इसमें चाहे मुझे तकलीफ हो चाहे उसे तकलीफ हो। आनंद भाई, क्या हुआ यह तो बताओ। वो ब्राह्मण लोगों के घर आता जाता है, यही अपराध है ना? बहुत सी बातें हैं माँ। आनंदमयी, हुआ करें बहुत सी बातें, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ गोरा, हर मामले में तुम इतने हठी हो कि जिसे पकड़ते हो उसे कोई तुमसे छुड़ा नहीं सकता। फिर विनय के बारे में ही तुम क्यों ऐसे ढीले हो? तुम्हारा अविनाश अगर दल छोड़ना चाहता तो तुम क्या उसे आसानी से छोड़ देते? वह तुम्हें बंधु कहता है, क्या इसीलिए वह तुम्हारे और सब साथियों से कम हो गया? गोरा चुप होकर सोचने लगा। आनंदमयी की इस बात से अपने मन की अवस्था उसके सामने साफ हो गई। अब तक वह सोच रहा था कि वह कर्तव्य के लिए दोस्ती का बलिदान करने जा रहा है। अब उसने साफ देखा कि बात इससे ठीक उल्टी है। उसकी दोस्ती के अभिमान को ठेस लगी है, इसलिए वह विनय को दोस्ती की सबसे बड़ी सजा देने के लिए तैयार हुआ है। वह मन ही मन जानता था कि विनय को बांधे रखने के लिए बंधुत्व ही काफ़ी है और किसी तरह की कोशिश दोस्ती का अपमान होगा। उनकी बात गोरा के मन को छू गई। इसका अनुमान होते ही आनंदमयी और कुछ कहे बिना धीरे धीरे उठकर जाने लगी। गोरा भी तेजी से उठा और खूंटी पर से चादर उतार कर उसने कंधे पर डाल ली। आनंदमयी ने पूछा, कहीं जा रहे हो गोरा? गोरा ने कहा, विनय के घर जा रहा हूँ। आनंदमयी, खाना तो तैयार है, खाकर जाना। गोरा, मैं विनय को पकड़ कर लाता हूँ, वह भी यहीं खाएगा। आनंदमयी और कुछ न कहकर नीचे की ओर चली। सीढ़ी पर पैरों की आहट सुनकर सहसा रुक कर बोली, वह विनय आ रहा है। विनय के आते ही आनंदमयी की आंखें छल छला उठीं। उन्होंने स्नेह से विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विनय बेटा, खाना तो नहीं खाया तुमने? विनय ने कहा, नहीं माँ। आनंदमयी, तुम्हें यहीं भोजन करना होगा। विनय ने एक बार गोरा की ओर देखा। गोरा ने कहा, तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है विनय, मैं तुम्हारे यहाँ ही जा रहा था। आनंदमयी का हृदय हल्का हो गया। वह तेजी से उतर गई। दोनों कमरे में आकर बैठे तो गोरा ने यूं ही इधर उधर की कुछ बात उठाते हुए कहा, जानते हो, अपने साथियों के लिए एक बहुत अच्छा जिम्नास्टिक मास्टर मिल गया है, अच्छा सिखा रहा है। मन की बात सामने लाने का साहस अभी किसी को नहीं था। दोनों जब खाने बैठे तब उनकी बातचीत के ढंग से आनंदमयी समझ गई कि अभी उनके बीच का खिंचाव दूर नहीं हुआ है, दुराव अभी भी बाकी है। बोली, विनय, रात बहुत हो गई है, तुम आज यहीं सो रहना, मैं तुम्हारे घर कहलाए देती हूँ। विनय ने गोरा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, भुक्तवा राज बदाचरेत, खा पी कर राह चलने का नियम नहीं है, तो फिर यहीं सोया जाएगा। भोजन करके दोनों मित्र छत पर आकर चटाई पर बिछाकर बैठ गए। भादौ जा रहा था। शुक्ल पक्ष की चांदनी आकाश में छिटकी हुई थी। हल्के सफ़ेद बादल मानो नींद के हल्के झोंकों के से बीच बीच में चांद को जरा धुंधला करते हुए धीरे धीरे उड़े चले जा रहे थे। चारों ओर दूर तक छोटी बड़ी ऊंची नीची छतों की श्रेणी प्रकाश छाया में और कभी कभी पेड़ों की चोटी के साथ मिलती हुई मानो एक संपूर्ण प्रयोजनहीन विशाल वास्तविक कल्पना की तरफ फैली हुई थी। गिरजाघर की घड़ी में 11 बजे कुल्फी वाला अपनी अंतिम हाँक लगाकर चला गया। गाड़ियों का शब्द धीमा पड़ गया। गोरा की गली में किसी के जागने का कोई निशान नहीं था। केवल पड़ोसी के अस्तबल के काठ के फर्श पर घोड़े की टाप का शब्द कभी कभी सुनाई पड़ जाता या कोई कुत्ता भौंक उठता। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। फिर विनय ने पहले कुछ सकुचाते हुए और फिर बड़ी तेजी से अपने मन की बात कह डाली, भाई गोरा, मेरा हृदय भर रहा है। मैं जानता हूँ कि इन सब बातों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, किंतु कहे बिना मैं नहीं रह सकता। अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, किंतु इतना निश्चय है कि यहाँ कोई चालाकी नहीं चलेगी। किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है और इतने दिनों से सोचता आया हूँ कि सब जानता हूँ। जैसे तस्वीरों में पानी देखकर सोचता रहता था कि तैरना तो बहुत आसान है, लेकिन आज पानी में उतरकर पल भर में ही पता चल गया कि यह हंसी खेल नहीं है। ऐसा कहकर विनय अपने जीवन में इस नए आश्चर्य के जन्म को कोशिश करके गोरा के सामने बताने लगा। वह कहने लगा, आजकल उसके लिए मानो दिन और रात में कहीं कोई दूरी नहीं है। सारे आकाश में मानो कहीं कोई सूनी जगह नहीं है। सब कुछ मानो भर गया है।
जैसे बसंत ऋतु में मधुमक्खियों का छत्ता मधु से भरकर फटने सा लगता है, वैसे ही पहले इस विश्व का बहुत सा हिस्सा उसके जीवन के बाहर ही पड़ा रहता है था। जितने में उसका काम चलता था उतने पर ही निगाह पड़ती थी, किंतु आज वह पूरी तरह से उसके सामने है, पूरी तरह एक नए अर्थ से भर उठा है। वह नहीं जानता कि आकाश इतना अचरज भरा है, कि आलोक ऐसा अनोखा होता है। उसकी इच्छा होती है इस संपूर्णता के लिए वह कुछ करे, अपनी सारी शक्ति को आकाश के सूर्य की भांति वह संसार के उपयोग में लगा दे। विनय सारी बातें किसी विशेष व्यक्ति के प्रसंग में कह रहा है, एकदम ऐसा नहीं जान पड़ता। वह मानो किसी का भी नाम जबान पर नहीं ला सकता, कोई इशारा देने में भी सकुचा जाता है। यह जो चर्चा वह कर रहा है, इसमें भी वह मानो स्वयं को किसी के प्रति अपराधी अनुभव कर रहा है। यह चर्चा अन्याय है, यह अपमान है, किंतु आज इस एकांत रात में शांत आकाश के नीचे बंधु के पास बैठकर वह इस अन्याय से किसी तरह अपने को नहीं रोक सका। कैसा है यह चेहरा, जीवन की आभा उसके कपोलों की कोमलता के बीच कितनी सुकुमारता से चमक उठती है। हंसने पर उसके अंदर से कैसे अद्भुत आलोक सा फूट पड़ता है। ललाट पर कैसे बुद्धि झलकती है, और घने पत्तों की छाया के नीचे दोनों आँखें कैसी अनंत हैं, और वे दोनों हाथ मानो कह रहे हों कि सेवा और स्नेह सुंदरता को सार्थक करने के लिए हमेशा तैयार है। विनय अपने जीवन और यौवन को धन्य मानता है। आनंद से मानो उसका हृदय फूला नहीं समा रहा है। पृथ्वी के अधिकांश लोग जिसे देखे बिना ही जीवन बिता देते हैं, विनय उसे यूं आंखों के सामने साकार करके देख सकेगा, उससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। लेकिन यह क्या पागलपन है, अनुचित बात है। हुआ करे अनुचित, अब उससे और संभलता नहीं। यही धारा अगर उसे कहीं किनारे लगा दे तो ठीक है, अगर बहा दे, अगर डुबा दे, इतने दिनों के संस्कार और परिस्थितियां सब भुलाकर चलते जाना ही मानो जीवन का सार्थक परिणाम है। गोरा चुपचाप सुनता रहा। इस छत पर ऐसी ही निर्जन चांदनी रात में और भी अनेक बार दोनों में अनेक बातें हुई है, साहित्य की, जमाने की, समाज कल्याण की कितनी चर्चाएं, भावी जीवन के बारे में दोनों के अनेक संकल्प, लेकिन ऐसी बात इससे पहले कभी नहीं हुई। मानव हृदय का इतना बड़ा सत्य, ऐसा प्रबल प्रकाश इस प्रकार गोरा के सामने कभी नहीं आया। इस सारे काम को वह इतने दिन से कविता का खिलवाड़ा कहकर उसकी पूरी उपेक्षा करता आया है। आज उसे इतना निकट से देखकर वह उसको और अस्वीकार नहीं कर सका। इतना ही नहीं, उसके वेग ने गोरा के मन को हिला दिया। उसकी पुलक उसके सारे शरीर में बिजली सी दौड़ा गई। उसके यौवन के किसी अनदेखे अंश का पर्दा क्षण भर के लिए हवा से उड़ गया, और अनेक दिनों से बंद उस कमरे में शरद रजनी की चांदनी प्रवेश करके माया फैलाने लगी। चंद्रमा न जाने कब छतों के बीच में डूब गया। फिर पूर्व की ओर सोए हुए चेहरे की मुस्कुराहट या हल्के प्रकाश का आभास हुआ। इतनी देर के बाद विनय का मन हल्का हुआ तो एक संकोच ने उसे घेर लिया। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, मेरी ये सब बातें तुम्हें ओछी लगेंगी। तुम शायद मन ही मन मुझ पर हंस भी रहे हो, लेकिन क्या करूं, कभी तुमसे कुछ छिपाया नहीं है, आज भी कुछ नहीं छिपा रहा हूं, तुम समझो या ना समझो। गोरा ने कहा, विनय, ये सब बातें मैं ठीक ठीक समझता हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता। अभी 2 दिन पहले तक तुम भी नहीं समझते थे, और जीवन के काम काज के बीच ये सब जोश और उत्साह आज तक मेरी निगाह में बड़ी छोटी चीज़ थी, इससे भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसीलिए ये सचमुच छोटी हैं ऐसा शायद नहीं है। इनकी शक्ति, इनकी गंभीरता से मेरा सामना नहीं हुआ, इसलिए ये मुझे सारहीन और माया सी लगी हैं। लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी उपलब्धि को आज मैं झूठ कैसे कह दूँ। असल में बात यह है कि जो आदमी जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के बाहर की सच्चाई उसके निकट यदि छोटी ना बनी रहे तो वह काम ही नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर दूर की चीज़ों को मनुष्य की निगाह में छोटा कर देता है। सब सत्यों को एक सा करके उसे आफत में नहीं डालता। हमें कोई एक रास्ता चुनना ही होगा। सब कुछ एक साथ जकड़ लेने का लोभ छोड़ना ही होगा, नहीं तो सच्चाई हाथ नहीं आएगी। तुम जहाँ खड़े होकर सत्य की जिस मूर्ति को स्पष्ट देखते हो, मैं वहीं पर
उसी मूर्ति का अभिवादन करने नहीं जा सकूंगा। उससे मेरे जीवन का सत्य खो जाएगा, या तो इधर हो या उधर। विनय बोला, यानी या विनय हो या गोरा, मैं अपने को भर लेने के लिए निकला हूँ और तुम अपने को त्याग देने के लिए। गोरा ने खींच कर कहा, विनय तुम मुँह जबानी बातें लिखना मत शुरू करो। तुम्हारी बात सुनकर मैं एक बात साफ समझ सका हूँ। अपने जीवन में तुम आज एक बहुत बड़े सच के सामने खड़े हो, उसे टाल नहीं सकोगे। सत्य की उपलब्धि हो जाए तो उसके आगे आत्मसमर्पण करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र के सत्य को भी ऐसे ही एक दिन पालूं, यही मेरी आकांक्षा है। तुम इतने दिनों तक किताबी प्रेम का परिचय पाकर ही संतुष्ट थे। मैं भी किताबी स्वदेश प्रेम ही जानता हूँ। आज जब प्रेम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुआ, तभी तुम समझ सके कि किताबी चीज़ से वह कितना अधिक सच है। वह तुम पर छा गया है और तुम कहीं भी उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो। जिस दिन मेरे सामने स्वदेश प्रेम ऐसे ही पूर्ण भाव से प्रत्यक्ष हो जाएगा, उस दिन मेरे भी बचने का रास्ता ना रहेगा। उस दिन वह मेरा धन जीवन, मेरा हाड़ मांस मज्जा, मेरा आकाश प्रकाश, मेरा सब कुछ अनायास खींचकर ले जा सकेगा। स्वदेश की वह सत्य मूर्ति कैसी अचरज भरी सुंदर, कैसी सुनिश्चित और स्पष्ट है। उसका आनंद और उसकी वेदना कितनी तेज है, प्रबल है, जो क्षण भर में जीवन मरण को बाढ़ की तरह बहा ले जाती है। यह आज तुम्हारी बात सुनकर मन ही मन थोड़ा थोड़ा अनुभव कर पा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन की यह जानकारी आज मेरे जीवन को ललकार रही है। तुमने जो पाया है उसे मैं कभी समझ सकूंगा या नहीं, यह नहीं जानता, किंतु मैं जो पाना चाहता हूँ उसका आस्वाद मानो तुम्हारे द्वारा थोड़ा थोड़ा पा सकता हूँ। कहते कहते गोरा चटाई छोड़कर उठ खड़ा हुआ और छत पर टहलने लगा। पूर्व में उषा का आभास मानो उसे एक वाक्य सा लगा, मानो प्राचीन तपोवन से एक वेद मंत्र उच्चरित हो उठा। उसका शरीर रोमांचित हो आया। क्षण भर वह हैरान सा खड़ा रहा और उसे लगा कि उसका ब्रह्मरंध्र भेद करके एक ज्योति सूक्ष्म मृणाल तंतु के सहारे उठकर एक प्रकाश पुंज सी सारे आकाश में फैलकर खिल उठी है। उसके समूचे प्राण, समूची चेतना, समूची शक्ति मानो इससे एक परम आनंद में जा मिली है। गोरा जब अपने आप में लौट आया तब बोला, विनय, तुम्हें इस प्रेम को भी पार करके आना होगा। मैं कहता हूँ वहाँ रुक जाने से नहीं चलेगा। जिस महाशक्ति ने मुझे बुलाया है वह कितना बड़ा सत्य है, यह मैं एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा। मेरा मन आज आनंद से भर रहा है। अब मैं तुम्हें और किसी के हाथों में नहीं छोड़ सकूंगा। विनय चटाई छोड़कर उठ गया और गोरा के पास आकर खड़ा हुआ। गोरा ने एक अपूर्व उत्साह से उसे दोनों बाहों से घेर कर गले लगाते हुए कहा, भाई विनय, हम मरेंगे तो एक ही मौत मरेंगे। हम दोनों एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा, कोई बांध नहीं सकेगा। गोरा के इस गंभीर उत्साह का वेग विनय के हृदय को भी तरंगित करने लगा। उसने कुछ कहे बिना अपने आप को गोरा के इस आकर्षण में बहा दिया। गोरा और विनय दोनों चुपचाप साथ साथ टहलने लगे। पूर्व का आकाश लाल हो उठा। गोरा ने कहा, भाई, अपनी देवी को मैं देखता हूँ, सौंदर्य के बीच नहीं। वहाँ तो अकाल है, गरीबी है, कष्ट और अपमान है। वहाँ गान गाकर, फूल चढ़ाकर पूजा नहीं होती। वहाँ प्राण देकर, लहू बहाकर पूजा करनी होगी। मुझे तो यही सबसे बड़ा आनंद जान पड़ता है। वहाँ सुख में मगन होने लायक कुछ नहीं है। वहाँ अपने ही सहारे पूरी तरह जागना होगा, सब कुछ देना होगा। वहाँ मधुरता नहीं है, वह एक दुर्जय दुस्सह आविर्भाव है, निठुर है, भयंकर है। उसमें वह कठिन झनकार है जिसमें सातों स्वर एक साथ बज उठने से तार ही टूट जाते हैं। उसकी याद से भी मेरा हृदय उल्लास से भर उठता है। मुझे जान पड़ता है कि यही है पुरुष का आनंद, यही है जीवन का तांडव नृत्य। पुराने प्रलय यज्ञ की अग्निशिखा से ऊपर नए की सुंदर मूर्ति देखना ही पुरुष की साधना है। लाल आकाश में मैं एक बंधन मुक्त प्रकाशमान भविष्य को देखता हूँ। आज के इस मोह में भी देख रहा हूँ। देखो, मेरे हृदय के भीतर कौन डमरू बजा रहा है। विनय ने कहा, भाई गोरा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा।
कि तो इतना तुमसे कहता हूँ, तुम कभी दुविधा में मत रहने देना। एकदम भाग्य की तरह कठोर होकर मुझे खींच ले जाना। हम दोनों का रास्ता एक है, लेकिन दोनों की शक्ति तो बराबर नहीं है। गोरा ने कहा, हमारी प्रकृतियां अलग अलग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आनंद हमारी भिन्न प्रकृतियों को एक कर देगा। तुम्हारे बीच जो प्रेम है, उससे भी बड़ा प्रेम हम दोनों को एक कर देगा। जब तक वह प्रेम सत्य नहीं होगा, तब तक हम दोनों के बीच कदम कदम पर टकराहट, विरोध, विच्छेद होता रहेगा। फिर एक दिन हम सब कुछ भूलकर, अपना अलगाव, अपना बंधुत्व भी भूलकर, एक बहुत विशाल, एक प्रचंड आत्म परिहास के द्वारा, एक अटल शक्ति के द्वारा एक हो जाएंगे। वह कठिन आनंद ही हमारे बंधुत्व की चरम परिणति होगी। विनय गोरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा ही हो। गोरा ने कहा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें बहुत कष्ट देता रहूंगा। मेरे सब अत्याचार तुम्हें सहने होंगे, क्योंकि अपने भाईचारे को ही मैं जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मान सकूंगा। जैसे भी हो उसी को बचाते रहने की कोशिश करके उसका अपमान नहीं करूंगा। इससे अगर दोस्ती टूट जाए तब तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर रहे तभी उसकी सार्थकता है। इसी समय पैरों की आहट सुनकर दोनों ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। आनंदमयी छत पर आ रही थी। उन्होंने दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर नीचे ले जाते हुए कहा, चलो जाकर सो। दोनों ने कहा, अब क्या नींद आएगी माँ? आएगी, कहकर आनंदमयी ने दोनों को बिस्तर पर पास पास लिटा दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दोनों के सिरहाने बैठकर पंखा झलने लगी। विनय ने कहा, माँ, तुम्हारे पंखा करते रहने से तो हमें नींद नहीं आएगी। आनंदमयी बोली, कैसे नहीं आएगी, देखूंगी। मैं चली गई तो तुम लोग फिर बहस शुरू कर दोगे। दोनों के सो जाने पर आनंदमयी चुपके से कमरे से बाहर चली गईं। सीढ़ियाँ उतरते हुए उन्होंने देखा महिम ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा, अभी नहीं, कल। सारी रात वे लोग सोए नहीं हैं। मैं अभी भी उन्हें सुलाकर आ रही हूँ। महिम ने कहा, वाह रे, इसी को कहते हैं दोस्ती। ब्याह की कोई बात हुई थी या नहीं, तुम्हें कुछ पता है? आनंदमयी, पता नहीं। महिम, जान पड़ता है कुछ न कुछ तय हो गया है। उनकी नींद कब टूटेगी? ब्याह जल्दी न हुआ तो कई मुश्किलें होंगी। आनंदमयी ने हंसकर कहा, उनके सो जाने से कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं होगी। वही लोग आज ही जाग जाएंगे। भाग 16। वरदा सुंदरी ने पूछा, तुम सुचरिता का ब्याह नहीं करोगे? परेश बाबू थोड़ी देर अपने स्वाभाविक शांत गंभीर भाव से दाढ़ी सहलाते रहे, फिर मृदु स्वर से बोले, पात्र कहाँ है? वरदा सुंदरी बोली, क्यों? पानू बाबू के साथ उसके विवाह की बात तो तय ही हो चुकी है। कम से कम हम लोग तो ऐसा ही समझते रहे हैं। सुचरिता भी समझती है। परेश बाबू बोले, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि राधा रानी को पानू बाबू पसंद ही हैं। वरदा सुंदरी, देखो, यही सब तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुचरिता को मैंने कभी अपनी लड़कियों से अलग नहीं माना, लेकिन उसमें ऐसी क्या असाधारण बात है? पानू बाबू जैसे विद्वान और धार्मिक आदमी को अगर वह पसंद है तो यह क्या यूं ही उड़ा देने की बात है? तुम कुछ भी कहो, मेरी लावण्य देखने में उससे कहीं अधिक अच्छी है। लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ, हम जिसे भी पसंद कर देंगे वह उससे ब्याह कर लेगी, कभी ना नहीं करेगी। तुम ही अगर सुचरिता को ऐसे सिर चढ़ाकर रखोगे तो उसके लिए लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। परेश बाबू ने और कुछ नहीं कहा। वरदा सुंदरी के साथ वह कभी बहस नहीं करते, खासकर सुचरिता के संबंध में। सतीश को जन्म देकर सुचरिता की माँ जब मरी तब सुचरिता 7 वर्ष की थी। उसके पिता रामशरण हालदार ने पत्नी की मृत्यु के बाद ब्राह्म समाज में प्रवेश किया और पड़ोसियों के अत्याचार के कारण गांव छोड़कर ढाका में जा बसे। वहीं पोस्ट ऑफिस की नौकरी करते समय परेश बाबू के साथ उनकी दोस्ती हो गई। सुचरिता तभी से परेश बाबू को अपने पिता के समान मानती है। रामशरण की मृत्यु अचानक हो गई। अपनी वसीयत में अपना सब रुपया पैसा लड़के और लड़की के नाम करके वह उनकी देखभाल परेश बाबू को सौंप गए। तभी से सतीश और सुचरिता परेश बाबू के परिवार में शामिल हो गए। घर या बाहर के भी लोग सुचरिता के प्रति विशेष स्नेह या दिलचस्पी दिखाते तो वरदा सुंदरी को अच्छा न लगता। फिर भी चाहे जो हो,
सुचरिता सभी से स्नेह और सम्मान पाती। वरदा सुंदरी की अपनी लड़कियां भी उसके स्नेह के लिए आपस में झगड़ती रहती। विशेषतया मंझली लड़की ललिता तो अपनी ईर्ष्या परायण स्नेह से मानो सुचरिता को दिन रात जकड़कर बांधे रखना चाहती थी। उनकी लड़कियां पढ़ने लिखने में उस जमाने की सब विदुषियों से आगे निकल जाएं। वरदा सुंदरी की यही आकांक्षा थी। उनकी लड़कियों के साथ साथ बड़ी होती हुई सुचरिता भी उन जैसी ही है, यह बात उनके लिए सुखकर नहीं थी। इसीलिए सुचरिता के स्कूल जाने के समय तरह तरह के विघ्न होते ही रहते थे। इन सब विघ्नों के कारण का अनुमान करके परेश बाबू ने सुचरिता का स्कूल छुड़ा दिया और उसे स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, सुचरिता मानो विशेष रूप से उन्हीं की संगिनी हो गई। वह उसके साथ अनेक विषयों पर बातचीत करते, जहाँ जाते उसे साथ ले जाते। जब कहीं दूर रहने के लिए बाध्य होते तब चिट्ठियों में अनेक प्रसंग उठाकर उनकी विस्तृत चर्चा किया करते। इन्हीं सब कारणों से सुचरिता का मन उसकी उम्र और अवस्था से कहीं आगे बढ़ गया था। उसके चेहरे और आचरण में एक गंभीरता आ गई थी, इसलिए उसे कोई बालिका नहीं समझ सकता था। और लावण्य भी उस उम्र में उसके लगभग बराबर होने पर भी हर बात में सुचरिता को अपने से बड़ा मानती थी। यहाँ तक कि वरदा सुंदरी भी चाहने पर भी उसकी किसी तरह अवज्ञा नहीं कर सकती थी। हरान बाबू बड़े उत्साही ब्राह्म थे। ब्राह्म समाज के सभी कामों में उनका हाथ था। रात्रि पाठशाला में वह शिक्षक थे, एक पत्र के संपादक थे, महिला विद्यालय के सेक्रेटरी थे। वह मानो काम से थकते ही नहीं थे। वह युवक एक दिन ब्राह्म समाज में बहुत ऊंचा स्थान पाएगा, इसकी सभी को आशा थी। विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा पर उनके अधिकार और दर्शन शास्त्र में उनकी गहरी पैठ की ख्याति विद्यालय के छात्रों के सहारे ब्राह्म समाज के बाहर भी फैल गई थी। इन्हीं सब कारणों से दूसरे ब्राह्म लोगों की तरह सुचरिता भी हरान बाबू को विशेष श्रद्धा से देखती थी। ढाका से कलकत्ता आने पर हरान बाबू के से परिचय के लिए उसके मन में विशेष उत्सुकता भी थी। अंत में इन्हीं सुप्रसिद्ध हरान बाबू के साथ सुचरिता का न केवल परिचय हुआ, बल्कि थोड़े ही दिनों में सुचरिता के प्रति अपने हृदय के आकर्षण को बताने में भी हरान बाबू को संकोच न हुआ। स्पष्ट रूप से उन्होंने सुचरिता के सम्मुख प्रणय निवेदन किया हो ऐसी बात नहीं थी, किंतु सुचरिता की सब प्रकार की अपूर्णता पूरी करने, उनकी गलतियों का सुधार करने, उसका उत्साह बढ़ाने और उसकी उन्नति के साधन जुटाने का काम वह ऐसे मनोयोग से करने लगा कि सभी ने समझ लिया कि यह विशेष रूप से इस कन्या को अपने लिए उपयुक्त संगिनी के रूप में तैयार करना चाहते हैं। इस घटना से हरान बाबू के प्रति वरदा सुंदरी की पहले की श्रद्धा नष्ट हो गई। वह उन्हें मामूली स्कूल मास्टर मानकर उनकी अवज्ञा करने की कोशिश करने लगी। सुचरिता ने भी जब यह जान लिया कि मशहूर हरान बाबू के चित्त पर उसने विजय पाई है, तब मन ही मन भक्ति मिश्रित गर्व का अनुभव किया। प्रधान पक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव न आने पर भी जब सबने यह तय कर लिया कि हरान बाबू के साथ ही सुचरिता का विवाह ठीक हो गया है, तब सुचरिता ने भी मन ही मन हामी भर दी थी और हरान बाबू ने ब्राह्म समाज के जिन हितों के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, उनके उपयुक्त होने के लिए उसे कैसी शिक्षा और साधना की आवश्यकता होगी, यह उसके लिए विशेष जिज्ञासा का विषय हो गया था। वह किसी मनुष्य से विवाह करने जा रही है, ऐसा उसने हृदय से अनुभव नहीं किया। वह मानो समूचे ब्राह्म समाज के महान मंगल से ही विवाह करने जा रही हो और वह मंगल बहुत से ग्रंथ पढ़कर विद्वान हो गया हो तथा तत्व ज्ञान के कारण बहुत गंभीर हो। विवाह की कल्पना उसके लिए मानो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की घबराहट के द्वारा रचा हुआ एक पत्थर का किला हो गई। वह किला केवल सुख से रहने के लिए नहीं है, बल्कि युद्ध करने के लिए है, पारिवारिक नहीं, ऐतिहासिक है। ऐसी अवस्था में ही विवाह हो जाता तो कम से कम कन्या पक्ष के सभी लोग इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानकर ही ग्रहण करते, किंतु हरान बाबू जीवन के अपने ही बनाए हुए महान कर्तव्य को इतना बड़ा करके देखते थे कि केवल अच्छा लगने के कारण आकृष्ट होकर विवाह करने को वे अपने योग्य नहीं मानते थे। इस विवाह के द्वारा ब्राह्म समाज को कहाँ तक लाभ होगा, इसका पूरा विचार किए बिना वह इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
इसीलिए उन्होंने इसी निगाह से सुचरिता की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। इस प्रकार परीक्षा लेने पर परीक्षा देनी भी होती है। हरान बाबू परेश बाबू के घर में सुपरिचित हो गए। उनके घर के लोग उन्हें पानू बाबू कहकर पुकारते हैं। इसीलिए इस घर में भी उनका नाम पानू बाबू चलने लगा। अब उन्हें केवल अंग्रेजी विद्या के भंडार, तत्वज्ञान के आधार और ब्राह्म समाज के मंगल के अवतार के ही रूप में देखना संभव न रहा। वह मनुष्य भी हैं। यही परिचय सबसे नज़दीकी परिचय हो गया। इस प्रकार वह केवल श्रद्धा और सम्मान के अधिकारी न रहकर अच्छा लगने और बुरा लगने के नियम के अधीन हो गए। आश्चर्य की बात यह थी कि हरान बाबू की जो प्रवृत्ति पहले सुचरिता की श्रद्धा पाती थी, वही अब उसे अखरने लगी। ब्राह्म समाज में जो कुछ सत्य, मंगल और सुंदर है, हरान बाबू के उस सब का मानो अभिभावक बनकर उसकी रक्षा का भार लेने पर वो उसे बहुत ही छोटे जान पड़े। सत्य के साथ मनुष्य का सच्चा संबंध भक्ति का संबंध है। वह भक्ति मनुष्य को स्वभाव से विनयी बना देती है। ऐसा न करके वह संबंध जहाँ मनुष्य को उद्धत और अहंकारी बनाता है, वहाँ मनुष्य उसकी सत्य की तुलना में ही अपने ओछेपन को बहुत स्पष्ट प्रकाशित कर देता है। सुचरिता इस मामले में परेश बाबू और हरान के अंतर की मन ही मन आलोचना किए बिना न रह सकी। परेश बाबू ने ब्राह्म समाज से जो कुछ पाया है, उसके सामने वह मानो हमेशा नतमस्तक हैं। उसकी गहराई में उन्होंने अपने जीवन को डुबो दिया है। परेश बाबू की शांत मुख छवि देखने पर जिस सत्य को हृदय में धारण किए हैं, उसी की महत्ता आंखों के सामने आती है। किंतु हरान बाबू वैसे नहीं हैं। उनमें ब्राह्मत्व नाम का एक तीखा आत्म प्रकाश सबके ऊपर छा जाता है। यह उनकी प्रत्येक बात, उनके प्रत्येक काम में अशोभन ढंग से प्रकट हो जाता है। इससे संप्रदाय में उनका सम्मान बढ़ा था। किंतु परेश बाबू की शिक्षा के प्रभाव से सुचरिता सांप्रदायिक संकीर्णता में नहीं बन सकी थी। इसलिए हरान बाबू की यह एकांत ब्राह्मिकता उसकी स्वाभाविक मानवता को चोट पहुंचाती थी। हरान बाबू समझते थे, धर्म साधना के कारण उनकी दृष्टि शक्ति इतनी स्वच्छ हो गई है कि दूसरे सब लोगों का भला बुरा और झूठ सच वह समझ सकते हैं। इसलिए वह हमेशा हर किसी का विचार करने को तैयार रहते। विषयी लोग दूसरों की निंदा और नुक्ताचीनी करते रहते हैं, लेकिन जो लोग धार्मिकता की भाषा में यह काम करते हैं, उनकी इस निंदा के साथ एक आध्यात्मिक अहंकार भी मिला रहता है, जो संसार में बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा कर देता है। सुचरिता इसे बिल्कुल नहीं सह सकती थी। ब्राह्म संप्रदाय के बारे में उसके मन में कोई गर्व न हो, ऐसा नहीं था। तथापि ब्राह्म समाज में जो बड़े लोग हैं, वे ब्राह्म होने के कारण ही एक विशेष शक्ति पाकर बड़े हुए हैं, या ब्राह्म समाज के बाहर जो चरित्र भ्रष्ट लोग हैं, वे ब्राह्म न होने के कारण ही विशेष रूप से शक्तिहीन होकर बिगड़ गए हैं। इस बात को लेकर सुचरिता की हरान बाबू से कई बार बहस हो जाती थी। ब्राह्म समाज के मंगल की बात को लेकर विचार करने बैठकर हरान बाबू जब परेश बाबू को भी अपराधी ठहराने से नहीं चूकते थे, तो सुचरिता आहत नागिन सी तिलमिला उठती थी। उन दिनों बांग्ला में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में भगवत गीता को लेकर बातचीत नहीं होती थी, लेकिन परेश बाबू कभी कभी सुचरिता के साथ गीता पढ़ते थे। काली सिंह का महाभारत भी उन्होंने लगभग पूरा सुचरिता को पढ़कर सुनाया था। हरान बाबू को यह अच्छा नहीं लगा। वह इन सब ग्रंथों को ब्राह्म घरों से निकाल देने के हिमायती थे। उन्होंने स्वयं भी ये सब नहीं पढ़े थे। रामायण, महाभारत, भगवद गीता को वह हिंदुओं की किताबें कहकर दूर रखना चाहते थे। धर्मशास्त्रों में बाइबल ही उनका एकमात्र सहारा था। परेश बाबू अपनी शास्त्र चर्चा में और छोटी मोटी अनेक बातों में ब्राह्म अब्राह्म की सीमा की रक्षा करते हुए नहीं चलते। यह बात हरान के मन में कांटे सी चुभती थी। परेश बाबू के व्यवहार के बारे में प्रगट या मन ही मन किसी तरह का दोषारोपण करने का कोई साहस करे, यह सुचरिता नहीं सह सकती थी, और हरान बाबू का ऐसा दुस्साहस प्रकट हो जाने के कारण ही वह सुचरिता की आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे ही अनेक कारणों से परेश बाबू के घर में हरान बाबू का मान दिनों दिन घटता गया था।
वरदा सुंदरी भी ब्राह्म अब्राह्म का भेद निभाने में यद्यपि हरान बाबू से कम न थीं और उन्हें भी अनेक बार पति के आचरण के कारण लज्जा महसूस होती थी, फिर भी हरान बाबू को वह आदर्श पुरुष नहीं मानती थी। हरान बाबू में हजारों दोष उन्हें दिखाई देते रहते थे। हरान बाबू के सांप्रदायिक उत्साह के अत्याचार और नीरस संकीर्णता से सुचरिता का मन प्रतिदिन उससे हटता जाता था। फिर भी हरान बाबू से ही उसका विवाह होगा, इस संबंध में किसी पक्ष के मन में कोई तर्क या संदेह नहीं था। धर्म समाज की दुकान में जो व्यक्ति अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ऊंचे दाम का लेबिल लगाए रहता है, धीरे धीरे अन्य लोग भी उसका महंगापन स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए न तो हरान बाबू के और न किसी के मन में इस बारे में कोई संदेह था कि अपने महान संकल्प के अनुसार चलते हुए अच्छी तरह परीक्षा करके सुचरिता को पसंद कर लेने पर हरान बाबू के निश्चय को सभी लोग सिर आंखों पर लेंगे। और तो और हरान बाबू के दावे को परेश बाबू ने भी अपने मन में ग्रहण न किया हो। हरान बाबू को सभी लोग ब्राह्म समाज का भावी सहारा मानते थे, वह भी इसके विरुद्ध न सोचकर हामी भर देते थे। इसीलिए उनके लिए भी सोचने की बात यही थी कि हरान बाबू जैसे आदमी के लिए सुचरिता उपयुक्त होगी या नहीं। सुचरिता के लिए हरान बाबू कहाँ तक उपयुक्त होंगे या उन्होंने भी नहीं सोचा था। इस विवाह के सिलसिले में किसी ने सुचरिता की बात सोचना जरूरी नहीं समझा। वैसे सुचरिता ने भी अपनी बात नहीं सोची। ब्राह्म समाज के और सब लोगों की तरह उसने भी सोच लिया था कि हरान बाबू जिस दिन कहेंगे मैं इस कन्या को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, उसी दिन वह इस विवाह के रूप में अपने महान कर्तव्य को स्वीकार कर लेगी। ऐसे ही सब चला जा रहा था। इसी बीच एक दिन गोरा के कारण हरान बाबू और सुचरिता के बीच दो चार कड़ी बातें हो गईं। उसका सुर गुनकर ही परेश बाबू के मन में शंका उठी कि सुचरिता शायद हरान बाबू पर पर्याप्त श्रद्धा नहीं करती, या शायद दोनों के स्वभाव में मेल न होना इसका कारण है। इसीलिए वरदा सुंदरी जब विवाह के लिए जोर दे रही थी तब परेश बाबू पहले की तरह हामी नहीं भर सके। उसी दिन वरदा सुंदरी ने सुचरिता को अकेले में बुलाकर कहा, तुमने तो अपने पिता को सोच में डाल दिया है। सुनकर सुचरिता चौंक उठी। वह भूल से भी परेश बाबू की सोच का कारण हो, इससे अधिक कष्ट की बात उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने पूछा, क्यों, मैंने क्या किया है? वरदा सुंदरी, मैं क्या जानूं बेटी, उन्हें लगता है तुम्हें पानू बाबू पसंद नहीं है। ब्राह्म समाज के सभी लोग जानते हैं कि पानू बाबू के साथ तुम्हारा विवाह एक तरह से पक्का हो चुका है। ऐसी हालत में अगर तुम... सुचरिता, लेकिन माँ, मैंने तो इस बारे में कभी किसी से कोई बात ही नहीं की। सुचरिता का आश्चर्य करना स्वाभाविक ही था। वह हरान बाबू के व्यवहार से कई बार खिन्न अवश्य हुई है, किंतु विवाह के प्रस्ताव के विरुद्ध उसने मन ही मन कुछ नहीं सोचा। इस विवाह से वह सुखी होगी या नहीं, यह सवाल भी कभी उसके मन में नहीं उठा, क्योंकि वह यही जानती थी कि इस विवाह पर सुख दुख की दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता। उसे ध्यान आया, उस दिन परेश बाबू के सामने ही उसने पानू बाबू के प्रति अपनी खिन्नता प्रकट की थी। इसी से वह उद्गिन हुए हैं, यह सोचकर उसे क्लेश हुआ। ऐसा असंयम तो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। उसने मन ही मन तय किया कि अब फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उधर हरान बाबू भी उसी दिन कुछ देर बाद फिर आ पहुंचे। उनका मन भी चंचल हो उठा था। इतने दिन से उनका विश्वास था कि सुचरिता मन ही मन उनकी पूजा करती है, और इस पूजा का अर्घ्य और भी संपूर्णता से उनको मिलता अगर अंध संस्कार के कारण बूढ़े परेश बाबू के प्रति सुचरिता की असंगत भक्ति न होती। परेश बाबू के जीवन में अनेक कमियां दिखाई देने पर भी सुचरिता मानो उन्हें देवता ही समझती है। इस पर हरान बाबू को मन ही मन हंसी भी आती थी, खीज भी होती थी। फिर भी उन्हें आशा थी कि मौका पाकर वह इस भक्ति को ठीक दिशा दे सकेंगे। जो हो, हरान बाबू जब तक अपने को सुचरिता की भक्ति का पात्र समझते रहे तब तक उसके छोटे छोटे कामों और व्यवहार की भी केवल समालोचना करते रहे और हमेशा उसे उपदेश देकर अपने ढंग से गढ़ने की कोशिश करते रहे। विवाह के बारे में कोई स्पष्ट बात उन्होंने नहीं की। उस दिन सुचरिता की दो एक बातें सुनकर जब अचानक उनकी समझ में आ गया कि वह उन पर विचार भी करने लगी है,
तब से उनके लिए अपना अविचल गांभीर्य और स्थिरता बनाए रखना कठिन हो गया। उनकी सुचरिता से 2-1 बार मुलाकात हुई, तब इसके बाद वह पहले की भांति अपने गौरव को स्वयं अनुभव अथवा प्रकाशित नहीं कर सके, बल्कि सुचरिता के साथ उनकी बातचीत और व्यवहार में कुछ झगड़े जैसा भाव दिखाई देता रहा है। इसे लेकर वह बिना मतलब ही या छोटे छोटे कारण ढूंढकर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। इस मामले में भी सुचरिता की उदासीनता से उन्हें मन ही मन हार माननी पड़ी है। घर लौटकर अपने व्यवहार पर वे पछताते रहे हैं। सुचरिता की श्रद्धाहीनता के 2-1 लक्षण देखकर हरान बाबू के लिए और बहुत समय तक चुप रहकर उसके गुरु के आसन पर बैठे रहना मुश्किल हो गया। इससे पहले वह परेश बाबू के घर इस तरह बार बार नहीं आते जाते थे। कोई यह न समझे वह सुचरिता के प्रेम में चंचल हो उठे हैं, इसीलिए वह सप्ताह में केवल 1 बार आते थे और अपनी गरिमा में ऐसे रहते थे मानो सुचरिता उनकी छात्रा हो। लेकिन इधर कुछ दिन से न जाने क्या हुआ है कि हरान बाबू कोई भी बहाना लेकर दिन में 1 से अधिक बार भी आए हैं। छोटे से भी छोटा बहाना खोजकर सुचरिता से बातें करने की कोशिश करते रहे हैं। इससे परेश बाबू को भी दोनों को अच्छी तरह परखने का मौका मिल गया है और इससे उनका संदेह क्रमशः घना ही होता गया। आज हरान बाबू के आते ही वरदा सुंदरी ने उन्हें अलग बुलाकर पूछा, अच्छा पानू बाबू, सभी लोग कहते हैं कि आप हमारी सुचरिता से विवाह करेंगे, लेकिन आपके मुंह से तो कभी कोई बात नहीं सुनी। अगर सचमुच आपका ऐसा मतलब हो तो आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते। हरान बाबू और देर नहीं कर सके। अब सुचरिता को किसी तरह बंदी कर लें तभी निश्चिंत होंगे। उनके प्रति उसकी भक्ति की और ब्राह्म समाज के हित के लिए उसकी योग्यता की परीक्षा फिर भी की जा सकेगी। उन्होंने वरदा सुंदरी से कहा, अनावश्यक मानकर ही मैंने नहीं कहा। सुचरिता के 18 वर्ष पूरे होने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। वरदा सुंदरी बोली, आप तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। हम लोग तो 14 वर्ष की उम्र काफ़ी समझते हैं। उस दिन चाय के समय परेश बाबू सुचरिता का व्यवहार देखकर चकित रह गए। सुचरिता ने बहुत दिनों से हरान बाबू के लिए इतना यत्न और आग्रह नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि जब वह जाने के लिए उठे तब लावण्य की शिल्पकारी का एक नया नमूना दिखाने की बात कहकर सुचरिता ने उनसे और कुछ देर बैठने का अनुरोध किया। परेश बाबू निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने समझने में भूल की थी, बल्कि वह मन ही मन थोड़ा हंसे भी। उन्होंने सोचा कि दोनों में कोई अनदेखा प्रेम का कलह हुआ था और अब फिर सुलह हो गई है। उस दिन विदा होते समय हरान बाबू ने परेश बाबू के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने जता दिया कि संबंध में और देर करने की उनकी इच्छा नहीं है। परेश बाबू ने कुछ हैरान होते हुए कहा, लेकिन आपका तो विचार है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह होना ठीक नहीं है, बल्कि आपने तो अखबारों में भी ऐसा लिखा है। हरान बाबू बोले, सुचरिता के बारे में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि उसका मन जितना विकसित है वैसा उससे कहीं अधिक उम्र की लड़कियों में भी नहीं पाया जाता। परेश बाबू ने शांत दृढ़ता के साथ कहा, वह होगा पानू बाबू, लेकिन जब कोई हानि नहीं जान पड़ती तब राधा रानी की उम्र पूरी होने तक प्रतीक्षा करना ही ठीक है। अपनी कमजोरी प्रकट हो जाने पर लज्जित हरान बाबू ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। मेरी इच्छा इतनी ही है कि एक दिन सबको बुलाकर भगवान का नाम लेकर संबंध पक्का कर दिया जाए। परेश बाबू ने कहा, यह तो अति उत्तम प्रस्ताव है।